अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बीजेपी मीटिंग विद कम्युनिस्ट चाइना पार्टी, द वर्ल्ड इज शॉक्ड। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग 6 मेंबर जो बिल्कुल आप कह लीजिए इनके टॉप ऑफ द लाइन ऑफिशियल्स हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के, ये भारत में आते हैं और भारत में आकर ओपनली मीटिंग करते हैं बीजेपी और आरएसएस की टीम से। यहां पे आप देख पाएंगे बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आपको दिखेंगे। नाउ ये जो मीटिंग है इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स इसलिए पब्लिश हुए हैं क्योंकि यहां पर मीटिंग हो रही है दुनिया की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की। दुनिया में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास 100 मिलियन मतलब के 10 करोड़ से ऊपर ऑफिशियल मेंबर्स हैं। एक तो है इंडिया की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जहां पे ये लोग कहते हैं कि इनके पास 14 करोड़ मेंबर्स हैं। तो मतलब भारत की आबादी आप अगर 140 करोड़ के आसपास मान के चलते हो तो बीजेपी के हिसाब से भारत की 10% आबादी ये मेंबर है बीजेपी की। और फिर सेकंड रैंक पे आपको दिखेगी द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको काफी बार सीसीपी या फिर कुछ केसेस में सीपीसी भी कहा जाता है। ये लोग भी क्लेम करते हैं कि इनके पास 10 करोड़ मेंबर हैं। तो मतलब कि चाइना की टोटल आबादी का करीब 7.7% जो पॉपुलेशन का हिस्सा है, इसके पास ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मेंबरशिप है। वैसे आपका अगर इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बाद कौन सी पार्टीज का नंबर आता है, देखो जो 10 करोड़ मेंबर वाला क्लब है वहां पे तो ये 2 पार्टीज हैं। उसके नीचे आप अगर देखें तो आ जाती है यूएसए की डेमोक्रेट पार्टी, जहां पे आपको मिलेंगे 4 करोड़ 40 लाख के आसपास मेंबर। फिर यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप इनके मेन लीडर हैं आज के समय। पार्टी प्रेसिडेंट तो नहीं है बट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थ्रू द रिपब्लिकन पार्टी। इन लोगों के ऑफिशियली मेंबर बताया जाता है कि 3 करोड़ 70 लाख के आसपास है। फिर भारत की यहां पे आ जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके हिसाब से इनके जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं ये 2 करोड़ 60 लाख के आसपास हैं बाय 2022 एस्टिमेट्स। और चाइना की जो यहाँ पर डेलीगेशन भेजी गई है ना, इसके पीछे जो सिंबॉलिक मीनिंग है ये बहुत ज्यादा डीप है। चाइना बहुत ही कम अपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो ये हाई रैंकिंग मेंबर्स, इनको किसी और देश की पॉलिटिकल पार्टी के कोर से मिलने के लिए भेजता है। और आप एक बात नोट करिए, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो लोग हैं ये सिर्फ बीजेपी से नहीं मिले, ये आरएसएस से भी मिले हैं, जो काफी बार कहा जाता है मेन आइडियोलॉजिकल बैकबोन है बीजेपी की। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए चाइना ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर एंगेज कर रहा है भारत से, ये लोग ये भी समझना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पीछे वो मशीनरी कैसी है जो आज के समय गवर्नमेंट में अपने लोग भेज रही है। ये चीज चाइना वैसे नेपाल में भी कर चुका है इससे पहले, बट वहां पे इन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे। यहां पे मैं जहां तक देख पा रहा हूं, दे वांट टू अंडरस्टैंड इंडियाज पॉलिटिकल लीडरशिप। अब ऑब्वियस सी बात है इस विजिट को लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी होगा, क्योंकि चाइना ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे एंटी इंडिया मूव्स चले हैं। इवन आप अगर देखो तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान ने जो वेपन्स यूज किए हैं अगेंस्ट इंडिया, वो भी चाइनीज प्रोवाइडेड थे। इवन आप अगर देखें तो हमारी मिलिट्री ने भी सजेस्ट किया है कि चाइना कांस्टेंट सपोर्ट दे रहा था पाकिस्तान को ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो अब अचानक से सीसीपी का डेलीगेशन भारत में आता है, इसको लेकर देखिए ऑब्वियसली काफी क्रिटिसिज्म भी होगा। कांग्रेस पार्टी ने काफी इसकी आलोचना करी है, ये कहा है कि ये हिपोक्रेटिकल है, इस टाइप की जो विजिट है ये नहीं होनी चाहिए। बट ये विजिट आप एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया चाइना के रिलेशंस जो रैपिडली इंप्रूव हो रहे हैं उसमें इसको आप काउंट कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी है इंडिया चाइना के बीच में, बॉर्डर को लेकर अब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। ये बात हमारे आर्मी चीफ खुद कह चुके हैं। इधर आप देख पाओगे स्टेटमेंट बाय द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, इन्होंने कहा था कि इंडिया चाइना कैरिड आउट रीएडजस्टमेंट ऑफ ट्रूप्स ट्राइंग टू इंक्रीज ट्रस्ट फैक्टर। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रस्ट फैक्टर है दोनों देशों के बीच में ये और ज्यादा इंप्रूव किया जाए। इसमें देखो एक बात मुझको यहां पर यह भी ऐड करनी पड़ेगी कि जहां पर हमें चाइना के अगेंस्ट बोलना होता है हम अभी भी बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शक्सगम वैली की अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने जो पीओके कब्जा रखा है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को पकड़ा दिया था आफ्टर द 1962 इंडिया चाइना वॉर। ये जो शक्सगम वैली का पार्ट है,
चाहे पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया हो, हम लोग ऑब्वियसली उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। भारत ओपनली कहता है कि शक्सगम वैली इज ए पार्ट ऑफ चाइना, और हमारे आर्मी चीफ ने ओपनली बीजिंग का क्लेम रिजेक्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस अब बिल्कुल ही बहुत बढ़िया हो गए हैं, सब कुछ परफेक्ट है। इश्यूज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट चाइना अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट्स, अपनी जो भी हरकतें हैं उसकी वजह से एक विंडो ओपन करी है, उसका फायदा चाइना यहां पे उठाने का प्रयास कर रहा है कि क्या इंडिया में ये गुडविल ज्यादा अर्न कर सकते हैं, क्या ये अपनी इमेज इंडिया में इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो देखो बिना बात पे अमेरिका की जो गुडविल थी, जो इमेज थी इंडिया में, उसको काफी चोट पहुंचाई है। जो स्टेटमेंट्स दिए कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, फिर बार बार ये क्लेम कर रहे थे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई है, ये तक बोल दिया कि पाकिस्तान ऑयल बेचेगा इंडिया को। अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स इन्होंने काफी दी है, जिससे एक टाइम पर मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का एक काफी बड़ा फैन बेस था भारत में, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट टर्म थी उसमें ट्रंप ने भारत यूएस के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए काफी काम किया था। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के काफी सपोर्टर भी थे भारत में, वो सब सपोर्टर्स काफी हद तक इरोड हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप आप अगर देखो तो लगातार जो इनकी एक इम्पेंडिंग इंडिया विजिट है, इसको भी पोस्टपोन कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ऐसी बातें इन्होंने बोली है कि भारत में आएंगे इनको बहुत आलोचना झेलनी पड़ेगी। और 2026 में लोग मान रहे थे कि क्वाड समिट जो बार बार डिले किया जा रहा है कि जी अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, 2026 में भी पता नहीं कि क्वाड समिट में डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे या नहीं आएंगे। बट एक बड़ा इवेंट ये होगा कि 2026 में भारत होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट को। तो भारत में डेफिनेटली शी जिनपिंग आने वाले हैं, व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं, अनलेस कोई लास्ट मोमेंट पर कोई एक बड़ा इवेंट ना हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, वो हमेशा आपको काउंट करना होता है। बट क्वाइट पॉसिबली इंडिया में शी जिनपिंग आएंगे, व्लादिमीर पुतिन आएंगे, यूएस की तरफ से काफ़ी आलोचना होगी। तो जो ये विजिट है बाय द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये आप कह सकते हैं एक ग्राउंड वर्क ये लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, एक तरीके से सेंस ले रहे हैं यहाँ पर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की कि क्या शी जिनपिंग की सक्सेसफुल विजिट ये भारत में करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि इस साल जो ब्रिक्स समिट भारत होस्ट करेगा ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरा होगा। मोस्ट प्रॉब्ली डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्स आएंगी। भारत में आप देखोगे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग अगर आ जाते हैं, पीएम मोदी के साथ वो मिलेंगे और साथ में खड़े होंगे ईरान के प्रेसिडेंट। जी हाँ, क्योंकि अब ब्रिक्स सिर्फ 5 कंट्रीज का ग्रुप नहीं रहा, यहाँ पे एडिशनल कंट्रीज ऐड हो चुकी हैं, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई भी अब ब्रिक्स का पार्ट है। यूएसए ने कैसे ना कैसे करके इंटरनल पॉलिटिक्स और फॉरेन प्रेशर वगैरह सब यूज करके सऊदी अरेबिया को रोका है कि सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स का मेंबर ना बन जाए, नहीं तो आराम से सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर लग रहा था कि ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग यूएस ने सऊदी अरेबिया को रोका है। बट जिस तरीके से ब्रिक्स एक्सपैंड कर रहा है और जो ये समिट होने वाला है इस बार, क्लियरली दिस विल बी एन एरा डिफाइंग समिट। क्योंकि अगर मान लो जब तक ये समिट होता है, मोस्ट प्रॉब्ली ये समिट साल के अंत में होने वाला है, तब तक पता लग जाएगा कि ईरान में अभी के लिए जो तख्ता पलट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इसमें इनको सक्सेस मिलती है यूएसए को, या फिर क्या ईरान में कुछ तख्ता पलट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। 2026 मैंने आपको बताया था जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट साल रहने वाला है। ये वो साल होगा जो डिसाइड करेगा कि आने वाले 10 से 15 सालों तक कई देशों की विदेश नीति क्या रहने वाली है। तो कुछ अपडेट्स आती हैं इस टाइप की, कुछ और नई न्यूज़ आती है, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल मीटिंग होस्ट करी है, जिसे भारत के मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने भी अटेंड किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, इटली। इस टॉपिक पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और मैं आपको बता दूं आने वाले कुछ सालों में ना भारत को पुल करने का प्रयास किया जाएगा 2 मेजर पावर्स द्वारा, एक चाइना और दूसरा यूएस। दोनों कोशिश करेंगे कि भारत की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो ज़्यादा चाइना फ्रेंडली हो या फिर ज़्यादा यूएस फ्रेंडली हो। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सी अपडेट्स होंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई हैं मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है
95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, एआई में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट? क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपरली स्किल करेंगे, और इसीलिए ग्लोबल ब्रांड PwC, विच इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, गूगल करिएगा इसके बारे में। PwC और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव AI कोर्स। ये विदाउट अ डाउट भारत का सबसे ज्यादा फ्यूचर रेडी डेटा साइंस कोर्स है। अब आपका सवाल आएगा फ्यूचर रेडी से क्या मतलब है? देखिए, ये कोर्स करने के बाद आपको बिल्कुल ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे NASSCOM, PwC, करियर 247 के। बट एट द सेम टाइम इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है। और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर जरूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये AI डेटा साइंस के बारे में मत सुनो, वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जो मूव है ना भाई साहब चाइना का, ये चाइना भाई इस वक्त जो है अच्छा खेल रहा है, लेकिन साथ ही में जो क्या वैली, सक्षम वैली वो जो है वो 1963 में मेरे ख्याल में दी थी पाकिस्तान ने चाइना को एज अ गिफ्ट समझ दिया था। तो सी पैक वहाँ से ही गुजर रहा है। तो इंडिया ने आवाज़ उठाई कि ये हमारा इलाका है। क्यों अक्सर इंडिया बोलता है कि ये हमारा जो है क्लेम करते रहते हैं, ये इंडिया का हिस्सा है और आप पाकिस्तान के साथ मुआहदे करके ये इस तरह ले नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने हमें दिया था और हमारा उनके साथ मुआहदा, इस तरह करके उन्होंने क्लेम किया कि ये अब हमारा है। अच्छा, वो बात ख़त्म होगी। अच्छा, बात अब ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेन मेंबर जो हैं इंडिया में, तो मकसद यही कि भाई सियासी तौर पे जो इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा टाइम पे बीजेपी जो है ना बहुत तगड़ी जमात है, और आरएसएस का भी बहुत बड़ा होल्ड है। बीजेपी और आरएसएस जो एक ही है, तो उनके साथ रिलेशन बिल्ड करके वो भाई साहब अच्छा है कि भाई लॉन्ग टर्म जो है, जो भी पास्ट की जो सर्दी तनाज़ात को हल करने में मदद मिलेगी, और जो सियासी मामलात है दोनों मुल्कों के दरमियान, ग्राउंड लेवल पे बहुत से ऐसे नुकात है जिनको बेहतर करने में ये मुआवन साबित हो सकता है। सही बात है। एक तो भाई जब बंदा एक दूसरे से मिलता है तो फिर थोड़ा सा ना खुल भी जाता है, और ज़्यादा एक दूसरे को जानने की कोशिश भी हो जाती है, और ज्यादा अच्छे से जान पाता है। यार एक बंदा दूर ही बैठा रहे तो वो बंदे को किसी को क्या पता, फिर दूर बैठने से दूरियां बढ़ती जाती हैं। अगर एक बंदा अगर ताकतवर हो ना तारिक भाई, अगर वो दूसरी किसी के साथ ताकतवर नहीं, एक आम मिसाल बात कर लो, अगर वो किसी दूसरे के साथ टेबल टॉक करेगा, उससे उसकी खामियां या उसकी पॉलिटिक्स की अच्छाइयां, अपनी खामियां अच्छाइयां, काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है ग्राउंड सतह पे। डोनाल्ड ट्रंप के जब टैरिफ लगाए थे ना,
तो चाइना के भी बयान मैंने सुने थे, चाइना ने इंडिया के हक में बयान दिए थे ऐसी बात कि है। ये जो ज्यादती कर रहा है अमेरिका, तो जिस तरह भी अमेरिका कर रहा है वो करता तो भाई ज्यादती है। वो सगा तो वो यूरोप का भी नहीं जिसने जिसे सारी जिंदगी उसने और किसी का कनाडा का सगा है भाई, वो किसी का सगा नहीं, किसी का सगा नहीं है। वो क्या है तो हिंदुस्तान के लिए तो ये टाइम बहुत सुनहरी मौका है भाई साहब। सबसे ज्यादा तारक भाई आपको आपके पड़ोस में जो है ना, पड़ोस में तो ताल्लुकात ऐसे हो जैसे भाइयों जैसे हैं यार। अगर आपके पड़ोस इंडिया के लिए साथ सर भी हमेशा मामला मुसीबत ठीक कहाँ होंगे। से बनती है? हाँ जी, सबसे खतरा तो भाई आपको चाइना से ही है, पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है। जंग कोई टाल दो, उसके साथ वो हाथ मिला लो तो भाई साहब, तो पूरी दुनिया में बताओ कोई और कंट्री है जिसके साथ आपकी मतलब आपको खतरा हो सकता है? नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। तो चाइना के साथ रिलेशन बेटर हो जाए, सारे मसले मसाइल आपके हल हो जाने भाई साहब, कोई टेंशन ही नहीं फ्यूचर में रहनी। अमेरिका जो चाहे मर्जी करता रहे भाई वहां बैठकर, अच्छा मैंने कोई टेंशन नहीं इनको। अगले दिन वीडियो में बोला था ना भाई कि रेयर अर्थ मिनरल या क्रिटिकल मिनरल जो उसकी माइनिंग होगी, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, रिफाइनिंग होगी, सारा कुछ होगा, तो चाइना ऑलरेडी उसमें मास्टर है। तो वैसे जिस तरह इंडिया और चाइना नज़दीक आ रहे हैं, तो मिलके भी कुछ थोड़ा बहुत इस तरह का काम कर सकते हैं, बजाय दूसरे कंट्री के देखने के इंडिया इस तरह के मुआहदे करे। वैसे भी इंडिया और चाइना का बहुत ज्यादा ट्रेड है, 100-150 बिलियन के करीब जो ट्रेड है। तारिक भाई सिंपल सी बात है, आपके जब सर्दी तल्लुकात लोग अपनी कंट्रीज के दूसरों के साथ वो अगर ठीक होंगे ना, आप एक साइड से कंफर्टेबल सिक्योर होंगे। उमर भाई तो हो जाएंगे, हाँ जी, वो तो चीजें होंगे ना। अच्छी हैं, कंट्री के लिए अच्छी हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात आपकी मोशत आप अपना बहुत अच्छे से रन करती है। ऐसी ऐसी बात ये भाई इंडिया जो है ना, ये कि भाई इंडिया जो है मौजूदा टाइम पे अगर ब्रिक्स को कामयाब करना है, तो भाई जब आप एक दूसरे का भरोसा नहीं बनोगे या करोगे नहीं, तो फिर ये आगे जो है वो तल्लुकात या कैसे बढ़ेंगे। अगर ऐसा ही रहे कि भाई आपस में आपकी लड़ाई चल रही है और आप एक ग्रुप में फिर ईमानदारी के साथ कैसे काम कर सकते हैं? कि एक तरफ आप अलग-अलग लड़ाई कर रहे हैं और ग्रुप में आप मिलके काम करें, मैं कहता हूँ इस तरह काम नहीं चलने वाला। वो एतमाद है, जो मर्जी हो जाए, जब तक एतमाद नहीं ना दो कंट्री, ये दोनों कंट्री जो है ना चाइना और इंडिया, इनको तो ट्रम्प का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई साहब जिसने इन दोनों को मौका दिया कि इकट्ठे हो जाओ, अपनी कशीदगियां जो है वो दूर कर लो, अपनी प्रॉब्लम जो है तुम्हारी उनको हटा लो भाई साहब, एक बाकी कुछ भाई हो जाओ। जो अपोजिशन वाले वो तो भाई मुद्दा उठाएंगे, वो अक्सर कैसा पाकिस्तान मुद्दा? में भी नारे लगते हैं ना, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है, इस तरह के नारेबाजी यहाँ पर आती हैं। नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई थी मोदी साहब की, तो उस वक्त जो है ना गद्दारी के नारे लगाए गए थे पाकिस्तान में भी। तो ये कि हिंदुस्तान में भी साफ ज़ाहिर है कि भाई इस तरह की जो चीज़ें होंगी कि तुर्की के साथ जब हुई थी थोड़ा सा मामला हुए, तो उस वक्त मतलब जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ तो तुर्की ने हमें ड्रोन दिए, तो उसके साथ कई लोग जो है इंडिया से भड़के हुए थे, और साथ ही वो पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने को भी मना किया, कहा कि भाई साहब ये जो हमारे साथ जंग लड़ते रहे, तुर्की इनको हथियार देता रहे। और साथ ही में जब चाइना के साथ आए तो मोदी साहब जो है वो उधर गए, खुल के मिल रहे थे। यार वो ना तो तुर्की एक दूरी वाला मुल्क है, वो एक अलग दूरी मुद्दा वाला होगा। नहीं मतलब नहीं 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 भाई साहब, भाई, चाइना एक सर के बंदा ऊपर आप- बैठा हुआ है, नहीं वहां पर यहाँ पर अपोजिशन को भी समझना चाहिए ना भाई साहब। अब बताओ ये चाइना के साथ लड़ सकते हैं कौन? इंडिया वाले? नहीं लड़ सकते। नहीं ना, तो उससे बेहतर है कि भाई साहब आप अपने ताल्लुकात बेहतर लड़ेंगे करो। तो भाई नुकसान जंग है। का मैदान तैयार करने से क्या मिलना है? जब- उससे बेहतर है कि आप भाई साहब अपने रिलेशन अच्छे कर लो। ये तो भाई जब यार चाइना एक ना लोग- पुरानी कहावत है, अगले दिन सोशल मीडिया पे ना ये जो हालात जैसे खराब होते हैं, जब ये इसराइल इनके मसले मसाइल हुए थे कि अगर आप किसी से लड़ नहीं सकते उससे बगल गिर हो जाओ, यानी कि उस तरफ से तो महफूज हो जाओ। हाँ जी, मुद्दा ही मेन ये यार है। लड़ने की जरूरत क्या है? तो ये अच्छा Growing step है, country, बात India ये growing अच्छा country, step है। ये मैं कहता हूँ 100 साल लड़ाई को तुम टाल दे किसी ना किसी तरीके। नहीं, अगर कोई मैं कहता हूँ उसको कोई तंग करता भी है ना लड़ाई के लिए, तो मैं कहता हूँ इसको टालना चाहिए। ऐसा लड़ाई झगड़े तो हट दोनों के कंट्री के लिए करके। बेनिफिट इसी में है भाई। तभी और जाके चाइना भी किसी कीमत पर इंडिया से जंग नहीं नहीं चाहता। करेगा। नहीं, चाइना पागल है। हाँ जी, तो दोनों कंट्री बीच का रास्ता निकाले। मैं ये जो
मुतनाजरा इलाके हैं इनके, उसका बैठकर हल निकाल लें, मिल बांट के उनका भी कोई ना कोई हल निकल ही आना है। आप खुद तो कहते हैं कि जो टेबल टॉक ये तो नहीं कि मुमकिन हो जंग जाती की है। हर मसले का हल है, नहीं भाई। चलो इसके अलावा क्या हल हो जी, सकते इस हैं? मीटिंग से ये है कि भाई उनकी मुलाकात जो है उससे कोई पॉजिटिव ही चीज निकल के आई होगी दोनों कंट्रियों के लिए। ऐसी और साफ ज़ाहिर है कि दो बड़े पावरफुल कंट्री हैं इस खित्ते में, अगर ये आपस में इनकी सुलह हो जाए, सुलह सफाई से बैठ जाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, तो भाई हमारा जो है एशिया जो है और ज्यादा चमकेगा, ग्रो होगा। ऐसी बात तो है। मैं कहता हूँ कि आई विश के भाई इस तरह ही हो कि रिलेशन जो है ना मजीद अच्छे हों। जो बॉर्डर की झड़पें ना भाई, जब जब भी इस तरह के हालात पैदा होते हैं भाई, लोगों की जाने जाती हैं, पैसे का दिया, बस खून खराब ही होता है। कंट्री बहुत पीछे चला जाता है भाई। चलें जी, सही है। अभी अपनी रात जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह 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 हाफिज़।